Hello friends, welcome to Khan Academy. This is me Dr. Siddharth Arora. Friends, session number 5. Yes, जीरो टू हीरो सीरीज का ये है सेशन नंबर 5. एक बहुत ही नेक इरादे से ये सीरीज बनाई जा रही है उन सब की मदद के लिए जिनको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, मतलब नेम एनी एग्जाम जिसमें पॉलिटी की भी जरूरत होती है, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेकिन एक हाई क्वालिटी एजुकेटर की जरूरत थी, स्पेशली इन हिंदी. मैंने ये नोटिस किया था कि बहुत सारे हमारे हिंदी जो स्पीकिंग एस्पिरेंट्स है उनको दे वर गेटिंग अ रॉ डील. उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनको ये सिचुएशन आ रही थी कि दे वांटेड टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते थे, वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन फॉर सम रीजन, और ये आपको यूट्यूब पर अराउंड लुक अराउंड आपको दिख जाएगा, राइट, आमतौर पे बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा. सो द सिचुएशन हियर इज कि मैंने सोचा, एंड मेनी ऑफ यू रीच्ड आउट टू मी, तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट. मैंने उसके बारे में किया. सो ये सिर्फ इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, जिनके लिए तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाता ही हूं, लेकिन ये उन सब के लिए भी है जो कि हिंदी में तैयारी करें और उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही. सो आज के बाद तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट इन सो फार एज पॉलिटी इज कंसर्न. पॉलिटी का जहां तक ताल्लुक है, आपको किसी भी तरह से समझने की, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं तुम्हें एब्सोल्युटली बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक टॉपिक पढ़ा दूंगा. तो डोंट वरी एट ऑल. और टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो कोइंसिडेंटली आज की डेट के साथ करीब करीब मैच कर रहा है, राइट. हाउएवर मैं इसको राजनीतिक कलर नहीं देना चाहता, लेकिन ये फिर भी हाँ जब हम पढ़ ही लेते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते ही है जो करंट अफेयर्स से होता है. सिंस आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो है नेशनल इमरजेंसी, एंड उसमें एक सब टॉपिक इंटरनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और उसी के नीचे आंतरिक आपातकाल. दीज आर टू टॉपिक्स जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे. नाउ इसको आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज है 26 जून ऑफ 1975. आज से कई साल पहले 25 जून 1975 की रात को इंडिया में पहली बार और आखिरी बार इंटरनल इमरजेंसी यानी कि आंतरिक आपातकाल लगाया गया था. सो इट इज अ गुड रिमेंबरेंस डे. राजनीति प्लीज दूर रखना, पॉलिटिक्स को दूर रखना, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ पढ़ना, राइट. मैंने सिर्फ इसलिए यह बनाया है ताकि तुमको आज की डेट के साथ रिलेट हो जाए, एंड देन यू कैन रियली अंडरस्टैंड दिस. सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओ, लेकिन तुम अपने आप को प्लीज राजनीति और पॉलिटिकल कलर से दूर रखो. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट हियर. सो आज का सब्जेक्ट, आज का टॉपिक ये है. इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है, और वो है कि 24,999 या 24,999 में आपको 15 महीने का कोर्स, पूरा जीएस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1 जुलाई से 10% ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप टू 10% ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे. इनफैक्ट हो सकता है 10% से ज्यादा भी बढ़ जाए. सो डोंट वेट, एक मिनट के लिए भी इंतजार मत करो. 24,999 में तुम्हें मिल जाएगा. अब हमने कितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं. ओके, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑन द कोर हम पढ़ा रहे हैं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स में पढ़ाएंगे. आपने मेरा सिर्फ कोड यूज करना है, सिडलाइव. ये अनअकैडमी पर लार्जेस्ट एवर टीम है. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ टीम सिडलाइव. आप जाओ जहां पर अनअकैडमी की वेबसाइट पर, जहां से आप कोर्स लोगे, वहां पर एक रेफरल कोड का एक बॉक्स होगा, वहां पर सिडलाइव डाल देना, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, जो कि डील कर रहा है नेशनल इमरजेंसी से, राष्ट्रीय आपातकाल से. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. बड़े आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा. पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूं, ओके, आसानी से इंग्लिश में बता देता हूं, एंड देन मैं एक एक वर्ड को हिंदी में समझा दूंगा. आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील कर रहा है इमरजेंसी रादर नेशनल इमरजेंसी से. नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राइट, ऐसे एक टाइप की इमरजेंसी है. और भी तरह के, जैसे 356 में प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको प्रेसिडेंट्स रूल बोला जाता है, उसका नाम एक्चुअली होता है ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, प्रोविजंस रिलेटेड टू. तीसरा है द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे वित्तीय आपातकाल बोला जाता है. सो एक्चुअली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 भाग 18 में 3 तरह के इमरजेंसीज बताए गए: नेशनल, प्रेसिडेंट्स रूल, एंड द नंबर 3 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. नाउ हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो केवल आर्टिकल 352 352 से रिलेटेड है, दैट इज राष्ट्रीय आपातकाल. बड़े ध्यान से देखना, एक नोटबुक निकाल लो, उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दो. प्लीज टाइम पास मत करना. टाइम पास के लिए तो तुम्हारे पास 10,000 और वीडियोस मिल जाएंगे. यहां पर मेरे पास पढ़ने आओगे तो बिल्कुल पढ़ने के मूड में आना, राइट. एक पेज खोल लो और उस पर लिखते चले जाओ.
सो आर्टिकल 352 लिखो, उसके नीचे लिखो नेशनल इमरजेंसी, हिंदी वाले लिखो अनुच्छेद 352, उसके नीचे लिखो राष्ट्रीय आपातकाल। ना होता क्या है, पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा। सो इंग्लिश में ये, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, if the president is satisfied that there exists a grave threat to the security of India either on the grounds of war, external aggression or armed rebellion, then he may by proclamation declare that a part of India or the whole of India will be under national emergency. सिंपल सी बात थी। ओके, अब तुमको ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, तो क्यों ना बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पर लिखा हुआ है 352, सॉरी, so 352 is proclamation of emergency if the president is satisfied। बड़े ध्यान से देखेंगे, पहले मैं इंग्लिश वालों को पढ़ा देता हूं, राइट, और हिंदी वाले ट्राई एंड गेट दिस, फिर मैं आराम से एक एक वर्ड को दोबारा पढ़ाऊंगा। पहली बात है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इज थ्रेटेंड whether by war, external aggression or armed rebellion, he may by proclamation make a declaration that whole of India or a part of India will be under national emergency। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट, राइट, राष्ट्रपति जी, राइट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सबसे पहले यहां पर पॉइंट याद रखना, लिख लो अपने नोट्स में, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाते। मैं बोर्ड से हट जाता हूं ताकि तुम इसको देखते चले जाओ। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से इसको नहीं लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी, फॉर दैट मैटर किसी भी तरह की इमरजेंसी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं लगाते। प्रेसिडेंट साहब ये आर्टिकल को, इसको यूटिलाइज करते हैं ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि कैबिनेट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ जो मंत्रिमंडल है उसकी एडवाइस पे करते हैं। तो ये तुम्हें एक पहला क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से लिख लेना कि ये प्रेसिडेंट साहब की सेटिस्फैक्शन, जो वर्ड लिखा हुआ है प्रेसिडेंट साहब की सेटिस्फैक्शन है, ये प्रेसिडेंट साहब की पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो सबसे पहले ये लिख लो ना कि इट इज नॉट, सबसे पहला वर्ड लिखोगे प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड का मतलब होता है प्रेसिडेंट रिसीव्स द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब 2 मिनट के लिए हिंदी में चलते हैं। हिंदी में क्या है, यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है, सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि ऐसी गंभीर आपात विद्यमान है, लेकिन ये राष्ट्रपति अपने मर्जी से, अपने डिस्क्रिशन से, अपने विवेक से नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस, परामर्श मिल रहा है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल, स्पेशली एक्चुअली कैबिनेट, उनको एडवाइस देते हैं, उनको परामर्श देते हैं, तो ही ये किया जा सकता है। ये है पॉइंट नंबर 1, लिखो, जरूरी पॉइंट है, सब लोग लिखेंगे। मैं तुम्हें क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से आपातकाल लगा सकते हैं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नो। आंसर लिखो, नो, इट इज नॉट ऑन द मर्जी, इट इज नॉट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। उनको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर से मैं वापस चल रहा हूं, फिर तुम्हें पूछा जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे, किन किन कारणों पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 3 ग्राउंड्स आर वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। नाउ ध्यान से सुनना, पहली बात है, ये जो आर्म्ड रिबेलियन है, मैंने यहां पर एस्टेरिस्क मार्क मारा है, इसका मतलब है कि कुछ बदलाव आया था। पहले 1978 से पहले यहां पर आर्म्ड रिबेलियन नहीं लिखा था, यहां लिखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटाया गया और उसकी जगह द न्यू वर्ड दैट वाज सब्स्टिट्यूटेड वाज आर्म्ड रिबेलियन। बाय विच अमेंडमेंट? द अमेंडमेंट वाज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन, watch closely. What are the 3 grounds for? What are the 3 grounds on the basis of which president can proclaim national emergency under article 352? तीनों लिखो, 3 grounds कौन कौन से है सर? 3 grounds are war, external aggression and armed rebellion. War, external aggression and armed rebellion. मेरे हिंदी वाले दोस्तों, तुम्हारा क्या है सर? सर युद्ध, दैट इज वॉर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले यहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस था, आंतरिक अशांति था,
अब ये सशस्त्र विद्रोह हो गया है। तीनों ग्राउंड्स तो तुम्हें पूछा जाएगा, वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो इसी से स्ट्रेच्ड आउट आएगा, मैं फिर से बोर्ड से हट रहा हूं, तुम्हें पूछा जाएगा कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा था, अब वो आर्म्ड रिबेलियन हो गया, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म्ड रिबेलियन कैसे हो गया, कौन सी अमेंडमेंट से हो गया? आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन 1978 से हुआ। चार क्वेश्चन तो मैंने यहां से पढ़ा दिए तुमको ऑलरेडी। नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में होता है? 352 में। कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्या वो अपनी मर्जी से करते हैं? नो, वो अपनी मर्जी से नहीं करते, कैबिनेट की परामर्श पे करते हैं। व्हाट आर द ग्राउंड्स? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन पहले नहीं था, पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब क्या हो गया? आर्म्ड रिबेलियन। समझ में आया? तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस। एटलीस्ट एक बहुत बड़ा जहर तो तुम्हारी लाइफ में कम हो गया, बिकॉज आमतौर पे यूपीएससी इन्हीं क्वेश्चंस को दाएं बाएं घुमाती है, स्पेशली अगर एग्जाम सो कॉल्ड स्टैंडर्ड आया, बहुत ज्यादा टफ नहीं आया, तो आमतौर पे इसी पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। थोड़े से टॉपर मटेरियल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, काफी कुछ कचरा हो गया इधर। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या जरूरी है कि पूरे इंडिया पर ही मुसीबत आएगी तभी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे इंडिया पे वॉर हो गया जी, किसी कंट्री ने पूरे इंडिया पे ही आपदा ला दी है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन से, तो ही नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। उसी तरह से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जबरदस्ती है कि पूरी के पूरे इंडिया पर ही एक साथ ही नेशनल इमरजेंसी लगी, कि किसी पार्ट पे, किसी भाग पे भी लग सकती है? सो सबसे पहली लाइन है कि ऐसा नहीं है। देखो यहां लिखा है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर थ्रेट हो या खतरा हो तो भी चल जाएगा। यहां भी लिखा है भारत की या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा को प्रॉब्लम हो जाए तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखो नाम बड़ा खतरनाक है ना, नाम है राष्ट्रीय आपदा, नेशनल इमरजेंसी। लगने पे ऐसा लगता है कि यार पूरा का पूरा इंडिया फंसा होगा ना तो ही जाके नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। नो, ऐसी बात नहीं है। नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया पे हो मुसीबत तो समझ में भी आता है, लेकिन किसी पार्ट ऑफ इंडिया पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, भाग, राज्य क्षेत्र के किसी भाग, मैं सामने से हट जाता हूं, तुम बोर्ड पे देखो, तो भी लग सकती है। उसी तरह से लास्ट का पार्ट देखो तो उसमें लिखा है संपूर्ण भारत के संबंध में या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा की जा सके। मतलब एक तो या पूरे इंडिया पे मुसीबत आई है या छोटे पार्ट ऑफ इंडिया पे मुसीबत आई है, और दूसरा द कॉरेस्पॉन्डिंग रीड अराउंड अलोंग साइड, दूसरा यू कैन इंपोज नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इन द होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि एक तो मुसीबत पूरे इंडिया पे हो सकती है या फिर पार्ट ऑफ इंडिया पे हो सकती है, दूसरा तुम इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी पे पूरे पार्ट पे या पूरे इंडिया पे या पार्ट ऑफ इंडिया पे लग सकते हैं। ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। सो द 42वां संशोधन से ये ऐड किया गया था। सो द पॉइंट हियर इज, नाम का है ये नेशनल इमरजेंसी, डज नॉट मीन ये हमेशा पैन इंडिया ही होता है। इट कैन बी इम्पोज फॉर सर्टन प्रॉब्लम्स और इट कैन बी इम्पोज फॉर अ सर्टन प्रॉब्लम अफेक्टिंग पार्ट ऑफ इंडिया और द होल ऑफ इंडिया। सिमिलरली इट कैन बी इम्पोज ऑन इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज हाउ यू स्टार्ट स्टडिंग दिस एंटायर टॉपिक। सो ये है आर्टिकल 352। ओके, अब एक बार तुम आंखें बंद कर लो एंड देन वील गेट बैक टू आज का टॉपिक। सो मैंने क्या बोला था, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट अ ग्रेव थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और a part of India on the grounds of war, external aggression or armed rebellion, then he may by proclamation which will affect either the whole of India or a part of India impose national emergency on this entire area. ये है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। नाउ 1962 में 1962 में पहली बार आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया जब चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। सो किस ग्राउंड पे किया होगा सर? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे, वॉर, बाहर, राइट।
सो ये बाहर से अटैक हुआ। 1962 की ये इमरजेंसी चली 1967 तक, 1967 तक ये चली। दूसरी बार हम लोगों ने देखा, राइट, वो चालू हुई 1971 में। तुम्हें याद होगा बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो दूसरी बार ये आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया वॉस 1971। तो तुम समझ सकते हो ये चाइना वॉर के बारे में हो गया और ये पाकिस्तान वॉर के बारे में हो गया। लेकिन तुम नोटिस करो ये दोनों युद्ध की बात है, वॉर की बात है। लेकिन तब तक जब तक हमारे ये दो हुए थे तब तक एक बार भी इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब वो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस रहा ही नहीं, अब वो वर्ड आर्म्ड रिबेलियन हो गया। लेकिन 1975 25 जून 1975 की रात, यानी कि 26 जून को सुबह सुबह तुम्हें पता चला होगा, 25 जून की रात को इंडिया पर पहली बार एक इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट और लास्ट टाइम। उस इंटरनल इमरजेंसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आंतरिक आपातकाल। फोटो से समझ में आ गया होगा, उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी मैडम इंदिरा गांधी। नाउ इसके पीछे काफी कुछ कहानियां हैं लेकिन हम उस पर नहीं चलते। तो यहां पर सिर्फ हेडिंग देखो, हमने यहां पे हेडिंग क्या देखा, अब ध्यान से देखते हैं। हेडिंग क्या है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। मैंने क्या बोला था आर्टिकल 352 में कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड एटसेट्रा 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 देन ही मे बाय प्रोक्लेमेशन इंपोज नेशनल इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन मतलब उद्घोषणा करते हैं। तो किसने किया, प्रेसिडेंट। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जल्दी से रेडी हो जाओ। प्रेसिडेंट साहब ने अपनी मर्जी से किया होगा कि प्रधानमंत्री की एडवाइस पर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट की परामर्श पर किया होगा। जल्दी से आंसर दो, क्या यह प्रेसिडेंट साहब की अपनी मर्जी होती है? नो, ये प्रेसिडेंट साहब इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब राष्ट्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल प्लस द प्राइम मिनिस्टर। अब आगे देखो, अगर तुम्हें यहां से दिख रहा हो तो यहां लिखा है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटेंड बाय, वर्ड क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कि ये किस ग्राउंड पे लगाया गया, ये ग्राउंड पे लगाया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। उस जमाने, ये कौन सा साल था, ये 1975 था। और 1975 तक ये वर्ड जो था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। 1978 में ये वर्ड बना आर्म्ड रिबेलियन। तो मैं समझा पा रहा हूं अब सबको। सो उस टाइम पर जब ये इमरजेंसी लगी होगी तो कौन से ग्राउंड पे लगी होगी, ये ग्राउंड पे लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये पहली और आखिरी बार इंडिया पर इंटरनल इमरजेंसी लगी। तो इंटरनल इमरजेंसी के थोड़ी सी पूरा सा इतिहास था। तो ये अगर तुम इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये है प्रोक्लेमेशन, ये उसी दिन का प्रोक्लेमेशन है 26 जून 1975, यानी कि आज की ही डेट। इन एक्सरसाइज, तुम शायद नहीं पढ़ पा रहे होगे, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 352 I Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by this proclamation declare that a grave emergency occurs where the security of India is threatened by internal disturbance. Fakhruddin Ali Ahmed, President, तारीख 26 जून या 25 को ये साइन किया और 26 जून 1975 को गैजेट में पब्लिश हुआ। तो हमारे देश में लग गई नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब उद्घोषणा। इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है। उस समय मैडम इंदिरा गांधी के ऊपर दोहरी प्रॉब्लम चल रही थी। 12 जून 1975 को, 20 जून 1975 को मैडम इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात बोल दी थी कि आपको, देयर वाज अ केस उनके खिलाफ जो चल रहा था जिसे बोलते थे राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी, जिसमें मैडम इंदिरा गांधी के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को मिसयूज करके इलेक्टोरल ऑफेंस किया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिन्हा ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया था और यह खतरा मंडर आ रहा था कि मैडम को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उसी समय पैरेलली दिल्ली में जयप्रकाश नारायण, द ग्रेट कैरिज्मेटिक जेपी, उन्होंने एक क्रांति को स्टार्ट किया था, द रेवोल्यूशन विच वाज द टोटल रेवोल्यूशन, जिसको संपूर्ण क्रांति बोलते हैं। बिहार छात्र संघर्ष समिति रामलीला मैदान में जमा हो गई थी, एक बहुत बड़ी रैली निकलने वाली थी, मैडम के खिलाफ एक पॉलिटिकल रैली थी। सो दो जगह थी, एक था लीगल प्रॉब्लम, एक था पॉलिटिकल प्रॉब्लम। एक था राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी, एक थी संपूर्ण क्रांति बाय जयप्रकाश नारायण। इस प्रेशर में
कि क्या होना है क्या नहीं होना, बट मैडम इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उनको सजेस्ट किया कि क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना जेपी ने जो बोला है, जेपी ने जो रामलीला मैदान में स्पीचेस दी है, उसको आप इस तरह से भी नरेट कर सकते हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, यानी कि आंतरिक अशांति हो गई है। 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 की रात को, ठीक इन द मिडल ऑफ द नाइट, मैडम इंदिरा गांधी ने अप्रोच किया प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब को और उनको बोला कि आपको हम एडवाइस दे रहे, वी आर एडवाइजिंग यू, आई एम एडवाइजिंग यू दैट आप हमारे परामर्श के अनुसार ऑन द ग्राउंड्स की इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट में आ गई, इंडिया की सिक्योरिटी पे खतरा आ गया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ 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 इंटरनल डिस्टर्बेंस, आप प्रोक्लेमेशन कर दीजिए जो कि 26 जून 1975 से एक्टिव हो जाएगा। सो उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो पॉलिटिकल लगूंगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। तो लेकिन ये दिनकर की बहुत बड़ी कहानियां, बहुत बड़ी पोन थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आई होप तुम लोगों को ये थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा होगा तो उसके बारे में पढ़ लेना। ये संपूर्ण क्रांति की फोटोग्राफ्स, ओके, रामलीला मैदान पर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बहुत सारे थॉट प्रोसेस है। ठीक अगले दिन से एक लॉ को एक्टिवेट कर दिया गया, जिस लॉ का नाम था मीसा। मीसा का पूरा नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ था। इसके तहत ज्यादातर सारे ऑपोजिशन मेंबर्स को, सारे ऑपोजिशन मेंबर, मुझे लगता है शायद ही कोई बच गया होगा, सारे ऑपोजिशन मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया, प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया। बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड कर दिया गया। मीसा एक बहुत ही ड्रेकोनियन लॉ था, जो कि ज्यादा टाइम नहीं, तो ये लिखा हुआ है अमंग ऑल ड्रेकोनियन लॉज ऑफ इमरजेंसी पीरियड द ड्रेडेड मीसा वॉज मोस्ट वाइडली मिसयूज। ये इंडिया टुडे का बहुत फेमस आर्टिकल है, सब इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मीसा के साथ साथ और बहुत सारी चीजें हो गई। ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, यानी कि प्रेस को बोल दिया गया, सब प्रेस को कैसे रोक सकते हैं? प्रेस को भी रोक सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट को बंद कर दिया गया। तो आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड कर दिया गया। ऑलराइट, सो आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस बंद हो गया, या फिर प्रेस को यह बात बोला गया कि जो हम बोलेंगे वो लिखना है। और ये द ग्रेट रामनाथ गोयनका साहब, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में उन्होंने बोला कि मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा और अगर मुझे जबरदस्ती किया जाएगा तो मैं खाली एडिटोरियल निकालूंगा। सो देयर आर मेनी स्टोरीज रिलेटेड टू इंटरनल इमरजेंसी। बट हुआ क्या है सर? नंबर 1, मीसा एक्टिवेट हो गया। नंबर 2, आपके मूल अधिकार सारे के सारे सस्पेंड हो गए, इनफैक्ट सारे के सारे सस्पेंड हो गए। 25 जून 1975, 25 जून 1975 की रात को जो ये स्टोरी स्टार्ट हुई, 21 मार्च 1977 तक चली। 21 मार्च 1977 को मैडम इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से ये इमरजेंसी को रिवोक कर लिया, उन्होंने बंद कर दिया। और उन्होंने बोला, उनको ऐसा लगा कि इसके बाद नए चुनाव होने चाहिए। सो नए चुनाव की घोषणा हो गई और उस चुनाव में इनका जो मेन ऑपोजिशन था वो था जनता पार्टी। तो न्यूली फॉर्म जनता पार्टी जो सरकार बनाने के लिए इनके इलेक्शंस हुए और 1977 के इन चुनावों में कांग्रेस को बहुत मैसिव लॉसेस हुआ। सो मच सो कि पहली बार इंडिया में नेशनल लेवल पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी एट द लेवल ऑफ द सेंटर। और वो जो लेवल ऑफ द सेंटर पे बनी वो थी जनता पार्टी की सरकार, जिसमें मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। सो जनता पार्टी केम इन पावर, दिस वाज द ओनली फर्स्ट टाइम। अब ये कौन सा साल है? ये था 1977। सो सरकार किसकी बन गई? 1977 की में जनता पार्टी की। और मैंने तुम्हें क्या दिखाया था? मैंने तुम्हें दिखाया था, कहां चला गया वो, कहां चला गया, मैंने क्या दिखाया था? 1978। तो अब तुम समझ सकते हो कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और 1978 में इसी सरकार ने फटाफट 44वां संशोधन निकाला, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 निकाला और ऐसे ऐसे तरीके किए, कम से कम और सेफगार्ड्स निकाले और रक्षाएं की, ताकि फिर से इस तरह से इमरजेंसी का दुरुपयोग ना हो सके। सो आर्टिकल 352 में बहुत सारे चेंजेस है। तो मैं तुम्हें चाहे तो, अगर तुम ऐसा प्लस क्लासेस में आते हो और तो उनको मालूम है,
एक पूरा पीडीएफ है इसमें कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या क्या बदलाव कर दिए, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि आज के बाद उतनी बुरी तरह से कोई मिसयूज ना हो सके जैसा पहले हो। जैसे उनमें से एक लगाया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, आर्म्ड रेबेलियन हो सकता है। ऑल्सो पहली बार प्रोक्लेमेशन होगा तो केवल 1 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है, पहले उसमें 2 महीने था, फिर उसमें और भी बहुत सारे थे कि 1 साल की जगह 6 महीना। इन अदर वर्ड्स कोशिश यह की गई थी कि आज के बाद आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए ताकि ये मिसयूज ना हो सके। तो इसीलिए हो पाया क्योंकि सरकार जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन वाज टर्निंग अप। न्यू इलेक्शंस हुए, जनता पार्टी केम टू पावर एंड मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। हाउएवर ये समय ज्यादा देर नहीं चला, जनता पार्टी में अपनी टूट फूट हो गई और 1980 में फिर से इलेक्शंस हुए और 1980 में मैडम इंदिरा गांधी केम बैक टू पावर, कांग्रेस केम बैक टू पावर एंड जनता पार्टी का ये सरकार गिर गई। सो 1980 तक ये कहानी चली एंड देन वी हैड कांग्रेस येट अगेन एंड देन द स्टोरी वेंट ऑन फॉरवर्ड। मैं इसलिए तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको अपने देश का इतिहास भी पता चले। यू मस्ट रियलाइज, यू मस्ट अंडरस्टैंड क्या हुआ था, एटलीस्ट इन सो फार एज। तो इसलिए प्लीज सर रटने रटाने से एग्जाम नहीं पास होते। तुम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस पार्ट। सो 1980 में जनता पार्टी की सरकार हार चुकी थी, लेकिन इस इंटरनल इमरजेंसी को ये डेट 25 जून 1975, 25 जून 1975 की रात से 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 ये पहली और आखिरी बार, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इंटरनल इमरजेंसी लगी। और ये इमरजेंसी को बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सारे चले गए थे, राइट, मीसा लग चुका था, फ्रीडम ऑफ प्रेस जा चुका था, एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स जो कि आमतौर पे एक डेमोक्रेसी को शोभा नहीं देता। इसीलिए इसको डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो कभी तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम बोल सकते हो डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी बिटवीन 25 जून ऑफ 1975 टू 21 मार्च ऑफ 1977। सो रिसेंटली moneycontrol.com से मैंने ये कुछ पॉइंट्स, नेटवर्क 18 से बड़ा अच्छे तरह से इन्होंने ये किया। देखो जो मैंने तुम्हें बताया था, 12 जून 1975 की तारीख बोलिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइंड्स इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिस, डिस्क्वालिफाइज हर फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर 6 years। मैंने ये तुम्हें बोला था कि राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी केस में मैडम इंदिरा गांधी को गिल्टी ठहराया था। जस्टिस सिन्हा की ये जजमेंट थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। 12 जून को ये हुआ था। 24 जून, मुझे अभी तक ये इस बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों 25 जून को इमरजेंसी लगा दी गई, बिकॉज आई डोंट सी व्हाई इट शुड हैव बीन डन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर स्टे कर दिया था 24 जून को। एंड इनफैक्ट द ग्रेट नानी पालखीवाला और बड़े बड़े लीगल जूरिस्ट ने भी मैडम को बोला था कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि सुप्रीम कोर्ट इसको ओवरटर्न कर देंगे। लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाट माइट हैव ट्रांसपायर्ड एट दैट टाइम। और 25 जून को हमारे देश में इमरजेंसी रात को डिक्लेयर कर दी गई। उसी साथ राइट सारे सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि सारे फंडामेंटल राइट्स चले गए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग आरएसएस एक्सेट्रा बैन कर दिया गया। लोकसभा का पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले लिया गया। जब भी प्रोक्लेमेशन होता है तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा होता है उनको भी अप्रूव करना होता है। सो वो 24 जुलाई को हो गया। और फिर वो खतरनाक लॉ 5 अगस्त को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा को प्रयोग किया गया और पूरे देश में इंपोज कर दिया गया। 1976 तो जाते जाते और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और फिर वो बड़ा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इस बारे में मैं एक वीडियो जरूर पढ़ाऊंगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया गया। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया। इसके ऊपर मैं पूरा 42वें संशोधन पर पूरा वीडियो बनाऊंगा। और फिर 1977 को 24 जनवरी को जनता पार्टी लॉन्च हो गई। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी विड्रॉन हो गई और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो कांग्रेस वाइप आउट हो चुकी थी और जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। बट दैट स्टोरी लास्टेड ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 years or so।
1980 कांग्रेस केम बैक टू पावर विद अ थंपिंग मेजॉरिटी एंड द स्टोरी वेंट ऑन। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, नो भागदौड़, तुम्हें सारे फैक्ट्स आ जाने चाहिए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन तुमको देखो ऐसे ऐसे अगर हम बाय द डेट भी कर लेना तो सारा का सारा एक साल में तो हम तुमको कितना बड़ा चैंपियन बना दूंगा। सो डोंट वरी ऑन दिस, राइट। और अगर तुम इसी, अब तुम दो नोटिस करो, मैंने तुम्हें बेसिक सारे पढ़ा दिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस टाइम पर यूट्यूब पर मुझे तुम्हारे साथ इंटरैक्शन करना है, मुझे तुम्हें यह बताना है कि यार 42nd ने क्या क्या किया, 44th ने क्या क्या मैच किया। आई नीड मोर टाइम, आई नीड मोर इंटरैक्शन। मैं तुम्हें बना तो चैंपियन सकता हूं, तो तुम्हें बेसिक सारे के सारे यूट्यूब से आते जाएंगे। साथ में आपका स्वागत है, आप सिड लाइव कोड यूज कीजिए, हमारी प्लस क्लासेस में आइए। ढंग से पढ़ते हैं ना यार, जब मन बना लिया है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, तो क्यों ना ढंग से पढ़ते हैं यार। सो प्राइसेस भी बड़े चीप है, 24,000 है, 25,000 में 15 महीने का कोर्स मिला है। प्रैक्टिकली स्कूल के ट्यूशन भी ऐसा नहीं होता था। लिमिटेड टाइम ऑफर है, 1 जुलाई को ये 10% बढ़ जाएगा। मौका अच्छा है, थोड़े से दिन बाकी है। Just take this offer and that should be over. Just use the code SEDLIVE and join us on Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind, and make sure that you revise. इन सबको रिवाइज करो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम समय का सदुपयोग कर सको, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटे से और अनाउंसमेंट्स ये है कि हमारे नए बैचेस आ रहे हैं। मंजिल बैच जो इंग्लिश यानी कि बायलिंगुअल है, अचीवर्स बैच जो कि विच इज इन इंग्लिश, एंड हिंदी बैच विच इज केवल लक्ष्य बैच जो कि केवल हिंदी में है। नी फाउंडेशन बैच फॉर सीएसई 2025 है। कंप्लीट प्री मेंस प्रिपरेशन है, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूपीएससी मेंस 2024 के लिए हमारा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी है। 9,999 में मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज मिलेंगे। ये सब उनके लिए जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फाइनली एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूपीएससी के आंसर्स के लिए हम लोगों ने आपके लिए एक एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन सीरीज लाई है। ये बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, तुम सिर्फ अपना आंसर अपलोड करोगे, एआई बेस्ड आपको एनालिसिस आ जाएगा एंड उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई इसको चेक करेगा, एजुकेटर्स भी चेक करेंगे, बट दिस विल बी वेरी फास्ट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।